वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। दोस्तों आज की वीडियो में हम कृषि संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं और इस क्रम में हम चावल जो फसल है उसको देखेंगे। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे हम कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने इससे पहले देखा था कि जो कृषि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था, जिसमें फसल उत्पादन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे, जैसे कि जो फसल उत्पादन है उसका जनक कौन है, शस्य विज्ञान के जनक कौन है, पीटर ड्रैकेसन जी इसके जनक हो जाएंगे। इसके अलावा हमने भारत में 3 शस्य ऋतुएं देखी थी जो कि फसल निर्माण से संबंधित हैं। रबी की फसल कब उगाई जाती है, कब काटी जाती है, खरीफ की फसल को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, और जायद की फसल, इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देखा था हमने। कौन सी फसल किस भाग में आती है, कौन सी फसल रबी की है, कौन सी फसल खरीफ की है और कौन सी जायद की है, तो यहाँ तक हमने देखा। इसके बाद भारत की प्रमुख फसलों को देखा। अब भारत की प्रमुख फसलें हमें एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर हम सबसे पहले खरीफ की फसल जो कि चावल है, जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक दशाएं जो होती हैं, भौगोलिक दशाएं, किस क्षेत्र में उगाया जाता है, क्या इसकी प्रमुख प्रजातियाँ हैं और किन किन चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, आपसे बनना चाहिए। तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, कृषि संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आज हम देखने वाले हैं। हर प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको तैयार होना है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी 14 मई को होने वाली है। अगर आज से देखा जाए लगभग 100 दिन शेष बचे हुए हैं और ये अच्छा खासा टाइम है जहाँ पर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हर एक सेक्शन पढ़कर जा सकते हैं, पूरा अच्छे से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं खुद को और सिलेक्शन ले सकते हैं। प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल होता है। यूपीपीएससी का जो प्रीलिम्स है अच्छा खासा इसमें आता है, अच्छा खासा इसका लेवल रहता है, यूपीएससी की जैसा ही इसका लेवल होता है। और कई सारे बच्चे तो जो यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं वो यूपीपीएससी का प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। तो इस प्रकार से इसका जो है पेपर आता है, तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो इसको देखते हैं और निरंतर चैनल पर बने रहें। आपको सारे वीडियोस, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे वीडियोस आपको फ्री ही मिलते हैं, तो बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पीडीएफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड रहती है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में तैयारी बिल्कुल कर सकते हैं। निरंतर बस बने रहिए चैनल के साथ, आपको सारे वीडियोस एक एक करके धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। और अभी अच्छा टाइम है, अगर आप निरंतर तैयारी करें, डेली 8 से 9 घंटे या फिर 6 से 7 घंटे भी अगर आपने दे दिए अभी से, तो आप प्रीलिम्स की परीक्षा आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद हम आज चावल की फसल से संबंधित कुछ तथ्यों को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें चावल की, तो चावल जो है एक महत्वपूर्ण फसल है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है और चावल सबसे ज़्यादा प्रयोग भी किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फसल भारत की यही है, चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है। क्योंकि कई सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जैसे तटीय इलाके हैं, वहाँ पर जो खाद्य फसल है, खाद्य फसल के रूप में चावल ही उगाया जा सकता है। वहाँ पर जो आवश्यक दशाएं होती हैं, मिट्टी की दशाएं ले लें या फिर भौगोलिक जो दशाएं हैं, वो चावल उगाने के लिए ही होती हैं और कोई फसल वहाँ पर नहीं उगाई जा सकती। तो चावल लगभग सब जगह मिल जाएगा। तो चावल खाद्यान्न फसल बन ही जाती है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है और अधिकांश लोगों के द्वारा खाया जाता है। अब इसे उगाने के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, यहाँ पर अगला तथ्य दिया गया है कि यह खरीफ की फसल है। तो ये तो हमने देख ही लिया है, खरीफ की फसल है ये। और ये खरीफ की फसल किस माह में उगाई जाती है, अभी हमने बताया ही था, जून जुलाई में इसको बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। अब यहाँ पर बात करें आवश्यक दशा की, तो इसके लिए तापमान चाहिए, यानी कि जो टेम्परेचर है ये उच्च तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर वाली जगह पर इसको उगाया जाता है और ये होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसके अलावा जो वर्षा होनी चाहिए या फिर आर्द्रता देखें तो ये 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पर चावल को उगाया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय तापमान इसके लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो अच्छी जहाँ पर गर्मी होती है और अच्छी वर्षा जहाँ पर होती है वहाँ पर उन क्षेत्रों में चावल उगाया जाता है। तो भारत में ये दशाएं कहाँ कहाँ पर मिलेंगी, तो चावल की फसल उत्तर भारत में उगाई जाएगी, उत्तर पूर्व के मैदानों में उगाई जाएगी। तटीय जो इलाके हैं जैसे तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है।
साथ ही साथ डेल्टाई जो प्रदेश हैं, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उगाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, डेल्टाई प्रदेशों में भी चावल उगाया जाता है। ठीक है, ये भारत की दशाएं देखी। इसके बाद चावल जो है ये कहाँ से आता है? चावल का कुल है ग्रैमीनी। हर किसी का एक कुल होता है, आपका भी एक कुल होता है, तो जो हमारे पूर्वज होते हैं उनसे हमारा संबंध होता है। तो चावल जो है ग्रैमीनी कुल की फसल है, ग्रैमीनी कुल से संबंधित है। इसका वानस्पतिक नेम क्या है? ओराइजा सैटाइवा इसका वानस्पतिक नेम हो जाएगा। चावल की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है, दक्षिण पूर्व एशिया से इसकी उत्पत्ति हुई थी। चावल एक स्वपरागित फसल है, और अगर इसमें पोषक तत्व की बात करें तो जो धान होता है, धान से ही चावल निकलता है, धान की जो फसल होती है उससे चावल निकलता है। तो धान में जो पोषक तत्व होना चाहिए, 3 फर्टिलाइजर होते हैं, NPK जिनको कहा जाता है, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस और K फॉर पोटेशियम। K फॉर पोटेशियम है, प्रोनाउंसिएशन इसका P से होता है लेकिन इसका सिंबल K होता है। ठीक है, पोटेशियम का सिंबल आप याद रखें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो NPK जो है ये कितना होना चाहिए? चावल की फसल के लिए नाइट्रोजन होना चाहिए 80 से 20 kg, फास्फोरस होना चाहिए 40 से 60 kg, और आपका जो पोटेशियम है ये होना चाहिए 40 से 50 GK। ठीक है, तो ये होना चाहिए केजी में ही है, ये GK नहीं है, यहाँ पर KG ही मिल जाएगा आपको, और ये प्रति हेक्टेयर आवश्यकता है। ठीक है, ये 3 फर्टिलाइजर होते हैं NPK जो आवश्यक होने चाहिए मिट्टी में, और इनको न्यूट्रिशन प्लांट भी कहा जाए, प्लांट के न्यूट्रिशन, प्लांट के पोषक तत्व इनको कहते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये आवश्यक दशा देखी। इसके बाद अजोला और जो नील हरित शैवाल है, इसका उपयोग धान की फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं और जैव उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये तथ्य देखा। इसके बाद अगला तथ्य है खरपतवार नाशियों से। जो खरपतवार नाशी हैं चावल की फसल या फिर कहें धान के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर 3 नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है प्रोपेनिल, स्टेम 34 जिसको कहते हैं। अगला है ब्यूटाक्लोर, मैचिटी जिसको कहा जाता है, और तीसरा है फ्ल्यूक्लोरेलिन, बेसिलिन जिसको कहते हैं। ये तीनों ही खरपतवार नाशियों के नाम हैं जो कि धान की फसल में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद अगला जो तथ्य दिया गया है, ये जो तथ्य हैं यहाँ पर ये तथ्य ही हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका कोई मिलान नहीं है, ऊपर नीचे से इनका कोई संबंध नहीं है। आवश्यक जो जानकारी है, ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य आप तक पहुँचाने का उद्देश्य रहता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को ग्रहण कर सकें और आप तक ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कुल मिलाकर कहें, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो उस प्रकार से एक बहुत सारी चीज़ों को कम चीज़ों को करके आपको अच्छे से पढ़ाया जाता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय में ले सकें। स्मार्ट स्टडीज़ को ही कहते हैं कि आप यहाँ से सीधे पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सिनॉप्सिस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रकार से ये सिनॉप्सिस ही आपके लिए उपलब्ध करवा दिए जाते हैं ताकि आप यहाँ से रिवीजन भी कर सकें कम समय में। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे से इसको मिलाने की कोशिश ना करें क्योंकि इनमें कोई संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर हमने ये तथ्य देखा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, चीन ने सर्वप्रथम संकर तकनीक का प्रयोग करके संकर धान विकसित किया था। कब किया था? 1970 के अंतिम दशक में किया। तो सबसे पहले चीन के द्वारा काम किया गया। चीन के बाद भारत में व्यावसायिक उत्पादन के लिए 1994 में 5 संकर किस्मों का पहला सेट वितरित किया गया था। ये 5 किस्में कौन थी? जिनमें से 4 किस्में थी। एक थी APRH1, APRH2, KRH1 और MGR1। ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के द्वारा निर्गत किए गए थे। 2 वर्ष के बाद अन्य 3 संकर किस्में आई, CNRH1, KRH3 और DRRH1। ये क्रमशः पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के द्वारा निर्गत की गई। तो ये संकर किस्में हैं जो कि धान की किस्में हैं। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, APRH धान की फसल हो जाएगी, ठीक है, संकर किस्म हो जाएगी। KRH, RH जिसमें आपको देखने को मिल जाए तो वहाँ पर आप समझ जाना कि ये धान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य है PHB71 ही एकमात्र संकर किस्म है जो निजी संस्था के द्वारा विकसित की गई थी। इसके बाद है डेपोग मेथड। ये क्या कहलाता है? ये चावल उत्पादन की विधि है जो कि फिलीपींस और जापान में प्रचलित है। इस विधि में रोपनी हेतु पौधे 12वें दिन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो रोपण करने के लिए जो पौधे होते हैं वो लगभग 12वें दिन तक तैयार हो जाते हैं। ठीक है, सीडिंग के लिए जो होता है, रोपनी यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के लिए
12वें दिन चावल तैयार हो जाते हैं और डेपोक मेथड इसको कहा जाता है। फिलीपींस और जापान में ये प्रचलित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेथड किससे संबंधित है तो ये धान से संबंधित है या फिर चावल से संबंधित है। क्लियर है। धान के खेतों में पानी के रिसाव को कम करने के लिए पंख भंजन किया जाता है, पडिंग की जाती है। श्री विधि का संबंध भी धान से है और यह विधि धान के रोपने की एक पद्धति है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसको कहा जाता है। इसमें धान के कई पौधों को एक साथ न रोपकर एक एक पौधे को अलग अलग रोपा जाता है। ठीक है। तो श्री विधि का संबंध धान से है, पंख भंजन भी धान से संबंधित है और डेपोक मेथड भी इसी से संबंधित है। चावल में सामान्यतः 6 से 7% प्रोटीन होता है, 76% कार्बोहाइड्रेट होता है, 2.5% वसा होता है और 1.1% खनिज पाए जाते हैं। तो चावल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद प्रोटीन भी इसमें थोड़ा पाया जाता है, 6 से 7%, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत ये होता है चावल। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया। ये एक तथ्य आपको यहाँ से मिला। अगला तथ्य है भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की प्रथम बौनी प्रजाति जया थी। इसके अलावा और प्रजातियां या फिर और किस्में भी हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: साकेत, गोविंद, कावेरी, रत्ना, जया, सरजू, पूसा 33, बाला, लूनाश्री, जमुना, करुणा, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, हंसा, विजय, पद्मा, अन्नपूर्णा, माही, सुगंधा, पूसा सुगंधा, बरानी द्वीप और शुष्क सम्राट। ये सभी धान की प्रमुख किस्में हैं। ठीक है। ये धान की ही प्रजातियां हैं अलग अलग। इसमें कई सारे लोगों को अपने या फिर अपने किसी संबंधी का नाम मिल जाएगा जैसे साकेत हुआ, गोविंद हुआ, कावेरी नदी का नाम है, रत्ना, जया, सरजू, पूसा 33। तो ये इस प्रकार की जो किस्में हैं ये सभी पूसा 33, पूसा सुगंधा, ये जो है ये धान की किस्में हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद ये जरूर पढ़ें, अच्छे से इसको याद कर जाएं एक एक किस्म को, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद अगला तथ्य है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शुष्क सम्राट एक उपयुक्त और उत्पादक किस्म है। पूसा RS10, PHP 71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री आदि बासमती चावल की संकर प्रजातियां हैं। ये बासमती चावल का नाम तो आपने सुना ही होगा और इसकी संकर प्रजातियों के नाम भी हैं, तो इनको भी आप देख लें। पूसा RS10, PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRH2, ये सभी इसकी जो है संकर प्रजातियां हैं। सह्याद्री भी है। ये सभी संकर प्रजातियों के नाम है जो बासमती चावल की ही हैं। इसके बाद अगला तथ्य है महाधान, जिसको सुपर राइस कहते हैं। इसका विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान के मुख्य प्रजनक जो है GS खुश, इनके द्वारा किया गया था और इन्होंने 1889 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। महाधान को सुपर राइस कहते हैं और इसका विकास फिलीपींस के प्रजनक के द्वारा किया गया था जिनका नाम है GS खुश। इसके बाद अगला तथ्य है केंद्रीय घास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है। और कटक कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इसके द्वारा विकसित धान की अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्म है, प्रजाति है, लूनी श्री है। सबसे ज़्यादा ये उत्पादन देती है। धान की विकसित नवीनतम किस्में कौन कौन सी हैं? कुछ नई किस्में भी हैं जो अभी अभी विकसित हुई हैं। उनमें है धनराशि RS204, इसकी संकर उपज का नाम भी है 6.0 से 6.5 टन पर हेक्टेयर। इसके बाद GR8 है, डांडी है, शाह सरंग है, गौरी, श्वेता, भूदेव, वर्षा, पंतधान 15 और चिंगम, और ये सभी धान की नवीनतम किस्में हैं। और यहाँ पर भी हमने कई सारी किस्में देखी थी और यहाँ पर भी देखी, तो ये सारी आपको याद करनी है। अगला नाम दिया गया है, आप इसको 1 से 2 बार देखेंगे। अगर वीडियो भी आप 1 से 2 बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो ये आपको याद रह जाएंगी। ऐसा नहीं है, आपको दिए गए ऑप्शंस में से चुनना ही होता है सही उत्तर क्या है, तो वहाँ पर आप उसमें से एलिमिनेट करके सही उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको मोटा मोटा भी याद रहता है कि ये चीज़ हमने चावल में पढ़ी थी, तो इस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। इसलिए 1 से 2 बार आप अपनी आंखों के सामने से निकालेंगे इन फसलों के। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एक जगह चावल नाम से उसकी किस्में एक साथ लिख लें, सारी किस्मों के नाम एक साथ लिख लें और 2 से 3 बार उसका रिवीजन कर लें, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद अगला तथ्य है DRR 45 धान की उच्च जिंक युक्त प्रजाति है। इसमें सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है। खैरा धान में जिंक की कमी से लगने वाला एक प्रमुख रोग है। तो अगर आपसे पूछा जाए खैरा रोग किससे संबंधित है, तो पहली चीज़ धान से संबंधित है। धान में खैरा रोग हो जाता है और ये जिंक की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर है। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए
होता है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस धान में मिलता है? गोल्डन धान में मिलता है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। चावल की धुलने पर सामान्यतः विटामिन B1, जिसको थायमिन कहते हैं, थायमिन इसका नाम होता है, ये नष्ट हो जाता है। इसके अलावा पॉलिश किए हुए चावल की ऊपरी परत से भी थायमिन नष्ट हो जाता है। इसके अधिकांश सेवन वाले क्षेत्र में लोग बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तो चावल को अगर अधिक धोया जाता है तो उससे विटामिन B1 निकल जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य है IARI द्वारा हाल ही में विकसित की गई बासमती चावल की उन्नत किस्में हैं और ये कौन कौन सी हैं? पूसा 1460, पूसा 1401, पूसा 1460, जिसका ब्रांड नाम सुगंध है, इसको सुगंध नाम से बेचा जाता है और ये दुनिया का पहला सुपर फाइन अनाज है। पूसा 1460 किसानों तक पहुंचने वाला पहला बायोटेक चावल भी है। बासमती चावल की रुपाई के लिए उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तथ्य और देखा हमने। इसके बाद अगला तथ्य है 6 नवंबर 2011 को चावल की नवीन किस्म कौसर का विकास जम्मू कश्मीर घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर की जो ऊंचाई वाली क्षेत्र हैं वहां पर चावल अच्छे से उगाया जा सके, इसलिए एक नई किस्म का विकास किया गया है जिसका नाम है कौसर। कौसर किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। यहाँ पर याद रख सकते हैं इस चीज़ को। इसके बाद जो आईकार है ICAR द्वारा 19 फरवरी सन 2012 को धान की एक नवीन किस्म पूसा 1509 रिलीज की गई। यह किस्म पूसा 1121 किस्म की प्रमुख समस्या धान की बकानी रोग के प्रति प्रतिरोधी थी। तो पहले पूसा 1121 किस्म धान की खोजी गई जिसमें बकानी रोग पाया गया, तो उसको उसके प्रतिरोधी करने के लिए या फिर उसको सॉल्व करने के लिए एक पूसा 1509 रिलीज किया गया। ये एक नई किस्म खोजी गई जिसमें ये रोग नहीं था। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है 5 फरवरी सन 2016 को बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो अपेलेट बोर्ड होती है IPAB, इसने चेन्नई की भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री GIR, जिसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जिसको कहते हैं, को भारतीय बासमती चावल को GI टैग प्रदान किए जाने का निर्देश किया। तो यहाँ पर जो बासमती चावल से हम बात कर रहे थे, इसकी कई सारी संकर प्रजातियाँ भी खोजी गई हैं, कई सारी संकर प्रजातियाँ रिलीज की गई हैं। तो ये जो चावल है इसको GI टैग भी प्राप्त है, यानी कि भौगोलिक उपदर्शन में रजिस्टर किया गया है इसको। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसको प्राप्त दिया गया है। GI टैग क्या होता है? GI टैग कुछ फसलों को प्रदान किया जाता है और इससे फसल क्या है, फसल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलती है। कई सारे लोग इसको जानते हैं और इसके बारे में जो है लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो चावल से संबंधित है। इसके आगे हम कोई और फसल को देखेंगे। अगली फसल गेहूं है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।